नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हम हर सप्ताह अभय सर और आनंद सर से बातचीत करते हैं देश दुनिया की राजनीति के बारे में। आज हम एक बार फिर से इनसे बातचीत करेंगे हमारे देश में या दुनिया में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसके बारे में। आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार। आनंद सर, एक पहला और सीधा सवाल आपसे ही, क्योंकि कल जो कुछ भी दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ उसे लेकर अलग-अलग तरह से लोग विश्लेषण कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ और समझना चाह रहा हूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक फिनोमेना सामने आ रहा है, उसको आप किस तरीके से विश्लेषित करना चाहेंगे? उसे आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? डॉक्टर कमल, कल हम सब लोग इस पे काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए थे और एक एक होता है कि आपकी इच्छा और एक होता है फैक्ट्स। इच्छा ये ज़रूर थी कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत सफल आंदोलन के रूप में उभरे और एक बार कभी-कभी लगा भी कि शायद जो इच्छा है वो पूरी हो रही है। लेकिन अल्टो-गत्वा जो मेरी समझ है वो तो टाटा फिस हुआ और ये जो आक्षेप उसके ऊपर या आरोप लग रहे थे कि ये स्टेज मैनेज था और बीजेपी कहीं न कहीं उस पूरे आंदोलन को मैं ये ना भी कहूँ कि वो दीपक जो थे अभिजीत दीपक उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बीजेपी इस पूरे गेम को खेल रही थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से शुरू में मुझे लगा कि एयरपोर्ट पे अगर पहुँच के वहीं पे उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, प्रार्थना पत्र कि हमें ये करना है, फिर उनको तुरंत वो परमिशन मिल जाती है, फिर ये आते हैं, 10 से 5 की बात होती है। जब ये सब बिल्डअप हो रहा था, तो ये बार-बार ये था कि जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, उस प्रोटेस्ट में आदमी परमिशन लेता है 1 दिन की या उसकी और उसके बाद वहीं धरने पे बैठ जाता है। ये इसका चरित्र रहा है, चाहे वो रामदेव वाला रहा हो, उससे पहले अन्ना हज़ारे का भी रहा। तो यहाँ पे भी काफ़ी उम्मीद थी क्योंकि जब 3-4 बजे ये हो गया और दीपांकर भट्टाचार्य और ये सब लोग आ गए, तो ये उम्मीद की गई कि शायद ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन 5 बजे जिस तरह से 10 से 5 आप ऑफ़िस जाते हैं, 5 बजे ऑफ़िस का टाइम खत्म होता है, फिर आपकी चार्टर लगी रहती है, तो आप भाग के मैं दिल्ली कुछ दिन नौकरी किया था और कुछ दिन क्या मतलब एक अच्छे खासे साल मैं दिल्ली में 5-6 साल जो गुज़ारे। मेरा कनॉट प्लेस में एसटी हाउस में मेरा दफ़्तर था। मतलब मुझे अजीब-सा लगता था कि शाम को वो 5 जैसे उनकी 5:20 पे या 5:35 पे जो भी मैं टाइम भूल रहा हूँ, जैसे 5:30 तक ऑफ़िस होता था, तो 5:35 की अगर उनकी चार्टर है, तो 5:30 पे अगर अभय दुबे वो हमारी टाइपिस्ट का अभय लिखा है और अगर वो हो गया तो दुबे नहीं लिखती थी, वो चली जाती थी। क्योंकि वो भाग के उसको वो दुबे दूसरे दिन आके लिखेगी। उस तत्परता के साथ उतने ही उसी तरह से 5 बजे का प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया। अभी कहा गया कि 1 हफ्ते में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। तो 1 हफ्ते में क्या 1 महीने में दे दे क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो कहीं पे उस तरह का जो एक आंदोलन का शायद अच्छा एक दूसरी चीज़ भी हो रही है। आंदोलन के स्वरूप भी बदलते जा रहे हैं। जो हम लोग जिस आंदोलन को समझते थे कि भई वहाँ धरना होगा, प्रदर्शन होगा, कुछ आँसू गैस चलेगी, लाठीचार्ज होगा, लोग गिरफ्तार होंगे, भेजे जाएँगे। ये शायद अब नए आंदोलन में अपने को भी ये करना है। प्रोफ़ेसर अभय, ये आपको मतलब मुझे भी अजीब ताज्जुब लगा था, जब मैं कुछ एक 10, 12, 15 साल पहले किसी के साथ किसी के पास गया था। मैं उस समय न्यूज़पेपर का से संबंधित था। तो क्या हुआ कि नहीं आज हम जा रहे हैं वहाँ गिरफ्तारी देने और कुछ-कुछ धरना प्रदर्शन है। फिर उन्होंने शाम को कहा कि ये लोग हैं, आप भी आ जाइए खाना खाने। तो हमने कहा आपकी तो गिरफ्तारी है, मालूम नहीं। कह रहे नहीं, वो तो गिरफ्तारी थाने तक होती है, मतलब वो ऑर्केस्ट्राड है सब। मेरे और आपके एक बहुत जानने वाले, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में वो शायद उन्होंने मेरे साथी के अनिल हेगड़े थे, जौहर साहब के साथ रहते थे। वो कोका कोला पे जाके प्रोटेस्ट करते थे रेल भवन के सामने और वो कुछ उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था, 14-15 साल चला। और लास्ट में ये हो गया था कि अगर 11:30 बजे उनको पहुँचना है तो वो पुलिस वाला ही फ़ोन करता था, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला। अरे भई आए नहीं, मतलब आइए, हम आपको वहाँ से जीप पे बिठा के जिप्सी में थाने तक ले चले और फिर आपको छोड़ दें। तो इस तरह का रिचुअल ये बिल्कुल सामने-सामने समझ में आ रहा था कि इट इज़ अ रिचुअल व्हिच वाज़ डन यस्टरडे और उसमें किसको कौन खुश हुआ, कौन नाराज़ हुआ, किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये तो नहीं मालूम। 2 जगह के फ़ायदे और नुकसान जो तुरंत मेरे रिएक्शन में आ रहे हैं। नुकसान पूरे देश का हुआ। नुकसान इसलिए हुआ कि लोग आंदोलन को वैसे ही आंदोलन के प्रति लोगों को एक वो रहता है, क्योंकि एक 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 आंदोलन के एक और लोगों ने बहुत हर आदमी भूख हड़ताल करता है
और आमरण अनशन करता है। देश में अभी तो इधर कम हुआ है, नहीं तो आमरण अनशन का वो हो जाता था। और शाम को क्या क्या खाना, हर एक को लगता था अरे ये तो खा के बैठा हुआ है, ये खा के बैठा हुआ है ये। तो उसी तरह से आंदोलन को कल एक धक्का लगा, लोगों को ये लगा कि ये सब तो ऐसे ही है, इसका कुछ मामला है नहीं, घूमने फिरने आ गए थे, पिकनिक टाइप एक माहौल था। फायदा ये हुआ कि जो भी बात है, ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस इशू को उठाया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम, मेरे घर में भी मेरी लड़की आई है, उसका बहुत इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, किस लिए, वो कम से कम बातचीत तो होनी शुरू हो गई है। कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं जो मैं देख रहा हूँ। अच्छी ये हो रही हैं कि पेपर उसको खूब हल्ला मचा रहा है। पेपर ने कल डीएमके की तरफ से एक लेटर गया है कांग्रेस को, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बैठक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बैठक हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई है। कल बहुत सी चीजें मेरे ख्याल में कल क्लियर हो जाएंगी कि जो उम्मीद है हम लोगों को और हम लोगों की जो एनालिसिस है, मैं अपनी बात कह लूँ, अभय भाई भी इस पे काफी, कि इस समय देश का जो विपक्ष है उसकी अगुवाई और इस तरह के आंदोलन और इस तरह के लोगों की जो प्रतिरोध है, उसको एक ही व्यक्ति लीड कर सकता है, जो जो इस काम के लिए सबसे सक्षम है, मतलब द बेस्ट अमंग देम, उसका नाम राहुल गांधी है। कल इंडिया गठबंधन जब ये अपनी मीटिंग करेगा तो क्या वो उस तरह से इंडोर्स करेगा जिस तरह से हम सब लोग आज से 1 साल पहले इस ओपिनियन के नहीं थे, या 1.5 साल या 2 साल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी टेंटेटिव थे, ये बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन आज की तारीख में हम टेंटेटिव भी नहीं है। हमें बिल्कुल क्लियर है कि 2029 तक की अगर बात करें तो राहुल गांधी इस प्रतिरोध को, इस विरोध को लीड कर सकते हैं और कोई नहीं। तो वो भी कल एक इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल में। सीजेपी की तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हो गई। हालांकि सरप्राइजिंगली कॉकरोच की उम्र ज्यादा होती है, भुनगे की उम्र कम होती है, उसका 2-3-4 घंटे का होता है, बारिश के बाद, मौसम के बदलते समय ये जो कुछ होते हैं। तो ये सीजेपी कॉकरोच से ज्यादा तो मुझे लगा कि उस तरह का हुआ, उसकी एक मियाद थी 7-8 घंटे में, उसने अपनी मियाद पूरी की। और एज फार एज सीजेपी इज कंसर्न, मेरा अब उसमें कोई बहुत उम्मीद नहीं बच लगती है। डॉक्टर कमल। अभी सर इंडिया गठबंधन की बैठक पे तो थोड़ी देर बाद बातचीत करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी नज़र में भी सीजेपी का जो भी प्रयोग है आप उसको विफल होता हुआ देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कारण यह है कि अमित शाह और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छे से इनको मैनेज कर लिया, वो चीज़ों का आकलन करके, चीज़ों को समझकर उन्होंने अपनी कार्रवाई की, या फिर इनकी सोच में ही कुछ बुनियादी गड़बड़ी थी? या फिर हो सकता है कि आप इसमें बहुत उम्मीदें भी देख रहे हो, जो भी आपकी। कल भी मैंने आनंद जी से इस बारे में चर्चा की थी और कल हम और आनंद जी हम दोनों ही मतलब एक दूसरे मुकाम पर खड़े हुए उसको देख रहे थे। हम लोग ज्यादा सकारात्मक दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन बाद में जो तथ्य सामने आए उससे आनंद जी का विचार बदला, मेरा भी विचार बदला है। लेकिन मैं सोचता हूं कि थोड़ा सा संदेह का लाभ दिया जाए अभी, क्योंकि अभी हम लोगों को सारे तथ्य नहीं पता है। भाई उनका पहला कदम है, सोशल मीडिया पे उनकी उपस्थिति तो बहुत लाजवाब थी, वो तो एक असाधारण कामयाबी थी, इसमें कोई शक है ही नहीं। वो तो एक तरह की परिघटना, एक फेनोमेना बन गया। उसके बाद जब वो जमीन पे उतरे तो जमीन पर सोशल मीडिया पर जो घटित हुआ था उससे कुछ कमतर होना ही था। ऐसा थोड़ा था कि वहां पे 2.5 करोड़ लोग जुट जाएंगे। दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे 1 लाख लोग जमा हो सके। ये सब बेकार की बातें होती हैं कि लाखों लोगों की भीड़ है। ऐसा कोई, रामलीला मैदान में भी 1 लाख लोग नहीं जमा हो सकते। दिल्ली में बोट क्लब पे भी नहीं, कभी नहीं आए दिल्ली में 1 लाख लोग। जिस दिन दिल्ली में 1 लाख और से ज्यादा लोग आ जाएंगे, प्रलय हो जाएगी। यहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत भी जो दिल्ली में लाए थे लोग, वो भी कोई 1 लाख लोग नहीं होते थे। देखिए दिल्ली में 25-30 हजार लोग जहां हो जाएं, वहां बहुत ही शानदार रैली होती, बहुत ही शानदार है। वही देखने में 1 लाख लोग लगते हैं। मैं खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूं, मैं जानता हूं कि 25 हजार लोगों की भीड़ जो है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक शानदार रैली का शैली के रूप में स्वीकार की जा सकती है। और बोट क्लब पे जो जगह है, जो जंतर मंतर पे जो जगह है, वहां तो वो जगह ही 15-20 हजार लोगों के लिए है। और वहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके पहले कार्यक्रम में 4 से लेकर 4.5 से लेकर 6 हजार के लोग बीच में लोग जमा थे। इनमें आप मान लीजिए कि इसमें 100-150 यूट्यूबर्स भी रहे होंगे। और इन लोगों को जमा करने में वामपंथी संगठनों की भी एक भूमिका थी। इस जमा करने में सीपीएम के संगठनों को भी भूमिका थी और सीपीआई एमएल की भी एक भूमिका थी।
अगर वो लोग प्रयास नहीं करते तो शायद इतने लोग भी नहीं आते। तो पहली बात तो यह है कि वहां जो लोग जमा हुए थे उनको हमें अभिजीत दीपके और उनके जो प्रवक्ताओं की टोली है 3-4 लोगों की, उससे थोड़ा अलग करके देखना होगा। पहली बात तो ये तो जमा हुए थे वो सरकार के खिलाफ जो लोकप्रिय असंतोष है, उस लोकप्रिय असंतोष की अभिव्यक्ति कर रहे थे। और आजकल के जमाने में कल कितनी भयानक गर्मी थी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। कितनी भयानक उमस थी। उन लोगों के पास ना दरी थी, ना छतरी थी, ना स्टेज था, कुछ नहीं था। यहां तक स्टेज से जो बोला जा रहा था उसकी आवाज आगे के लोगों को छोड़कर कहीं पहुंच भी नहीं रही थी। अफरा तफरी मची हुई थी। डर भी था कि अभी इसमें जो सैबोटेज करने वाले, भितरघात करने वाले आएंगे। वो आए भी। उन्होंने 5-6 लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, उनको पुलिस ले गई बाकायदा। अच्छा, तो ये सारी समस्याएं इस कार्यक्रम के साथ थी। वो कार्यक्रम एक बंद मुट्ठी की तरह था, जो खुली तो उसमें से बहुत कुछ नहीं निकला। ये सही बात है आनंद जी की, मैं मानता हूं उस बात को। अच्छा, दूसरा एक जो ये जो दृश्य निकलता है कि पुलिस के साथ में परस्पर सहयोग के जरिए ये कार्यक्रम हो रहा था, इस चीज को वो लोग छुपा नहीं रहे थे। सवेरे से ही जब वो लोग उनके अभिजीत जब नहीं पहुंचे थे जंतर मंतर दीप के, उस वक्त उनके जो साथी लोग जो थे वो कह रहे थे कि हम पुलिस के साथ पूरे कॉपरेशन के साथ में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पुलिस के साथ टकराव में हैं या हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे या हम इस मामले में बहुत ही क्रांतिकारी मुद्रा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। वो लगातार कहते रहे कि हम सहयोग से ही सारा कार्यक्रम कर रहे हैं। वो ये जानते थे। अच्छा, दूसरे जब हवाई अड्डे पे अभिजीत दीप के आए, जिस तरीके से उनको बाहर लाया गया, जिस तरीके से उनकी कार जो है वहां पे वीआईपी लेन से गुजारी गई, पहले तो पुलिस ने उनकी कार को जाने नहीं दिया, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने, फिर पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तब उनको वीआईपी लेन से निकाला गया। फिर वहीं पे किसी ने अंबेडकर की ये किताब उनको भेंट कर दी, उस किताब को दिखाते हुए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए वो बाहर आए। तो ये सब वहां पर हुआ वहां पर। अच्छा, लेकिन आज भी अभी भी मैं ये मानता हूं कि इस कार्यक्रम से कोई भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कोई एक रणनीतिक लाभ की संभावना दिख रही हो, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के हैंडल्स थे, कांग्रेस के जो हैंडल्स थे, वो एक दूसरे की खाल खींच रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे। तो उस तरह के झगड़े से हो सकता अब भाजपा को लगा हो कि हमारी इसमें संभावना है। लेकिन मुझे ये रिपोर्ट भी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी काफी दिनों से इस पे विचार मंथन कर रही थी कि भाई इस मसले का क्या किया जाए। ये बंदा वहां से आएगा, बोस्टन से यहाँ पे आएगा, तो भाजपा को रिपोर्ट ये मिली कि सोशल मीडिया में तो भाजपा की परिचय लीक होने के सवाल पर, सीबीएसई वाले सवाल पर, वहां जो घोटाला हुआ है उसके सवाल पर बहुत रोष है नौजवानों में। कम उम्र के नौजवानों से लेकर और पकी उम्र के जवानों तक, यानी 30-35 साल के जवानों तक बहुत ज्यादा रोष है। भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये रोष जो है किसी तरह से विस्फोटक बन जाए या मुद्दा बन जाए। भाजपा चाहती थी कि इन लोगों को अपनी बात कहने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए, एक गुंजाइश प्रदान की जाए, ताकि इनकी भड़ास वहां पर निकल जाए, जो कुछ मांग करना हो कर लें। ये तो भाजपा को भी पता था कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं जमा होने वाले हैं। फिर अगर इसको रोक देते वो लोग इनको गिरफ्तार कर लेते या गिरफ्तार करके कहीं दूर जाके कहीं छोड़ देते, मान लो गिरफ्तार करके वो फरीदाबाद या उसके आगे कहीं छोड़ाते जाकर, तो आते आते समय निकल जाता पूरा का पूरा। तो ये भाजपा की, मुझे लगता है कि भाजपा रणनीति के इस मुकाम पर खड़ी हुई थी कि किसी तरह इस मामले को हो जाने दिया जाए। और अपने मीडिया से भाजपा ने कह दिया था कि इनको कुछ दिखाने खाने की जरूरत नहीं है, इनको कोई महत्व नहीं मिलना चाहिए। इसलिए जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया ने तो उनको दिखाया ही नहीं, आमतौर पर बस कहते रहे कि हम दिखाने वाले हैं, लेकिन एक आध कोई विजुअल को छोड़कर, एक आध दृश्य को छोड़कर उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। वो दूसरे कार्यक्रम चलाते रहे। तो अभी मुझे लगता है आनंद जी की सारी बातों से मैं सहमत हूं जिन्होंने कहा, मेरे ऊपर भी इसी प्रकार की अनुभूति मुझे भी हो रही है। लेकिन हमें एक संदेह, बेनिफिट ऑफ डाउट उन लोगों को देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर एक हफ्ते के अंदर इस्तीफा नहीं हुआ तो हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे उसको, उसमें सब मामला साफ हो जाएगा। जो कुछ बातें अभी नहीं स्पष्ट हो पाई हैं, जिसको मैं संदेह के दायरे में रख रहा हूं, उस वक्त तक सारा मामला साफ हो जाएगा। क्योंकि इस बीच में एक हफ्ते में और ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां होंगी। जिन्हें उनसे संपर्क करना होगा वो उनसे संपर्क करेंगे,
और इनको जिनसे संपर्क करना होगा उनसे संपर्क ये करेंगे। तो इनको भी समझ में आएगा कि क्या स्थिति है और दूसरों को भी समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। क्योंकि हमने देखा है कि जगह जब एनएसयूआई ने प्रदर्शन किए हैं तो एनएसयू के साथ एनएसयूआई के इसी मुद्दे पर जो प्रदर्शन हुए हैं उससे सरकार ज्यादा सख्ती के साथ पेश आई है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती के साथ पेश आते हुए नहीं दिख रही है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा जो महत्वपूर्ण है, जो जनरल बात है इससे जुड़ी, देखिए लोकतांत्रिक राजनीति में जो विरोध प्रदर्शन होता है वो काफी कुछ उसी गुंजाइश में हो पाता है जो गुंजाइश सरकार उसे मुहैया करती है। ऐसा प्रदर्शन जो सरकार की गुंजाइश की बिना परवाह किए कर रहा हो उसको सरकार के निर्मम दमन का सामना करना पड़ता है। बड़ी बुरी पिटाई होती है, आंसू गैस फेंकी जाती है, सिर फोड़ दी जाती है, सब भी हम लोगों ने होते हुए देखा है, खुद भी इस तरह के कार्यक्रमों में हमने भाग लिया है। तो सरकार एक गुंजाइश देती है, उसके अंदर आप अपना विरोध प्रदर्शन कर देते हैं, आपको पकड़ के कहीं आपको टोकन गिरफ्तारी हो जाती है, पकड़ के आपको दूर छोड़ दिया जाता है या थाने में बैठा लिया जाता है, ये सब। और मैंने तो आज एक नई जानकारी मैंने हासिल की है कि जो वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है वो भी पुलिस के साथ एक समझदारी के तहत होता है। आमतौर पर प्रदर्शनकारी होते हैं, प्रदर्शनकारियों के लोग पुलिस से तय कर लेते हैं कि भाई आज वाटर कैनन चला देना हमारे ऊपर, और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी गर्मियों में होता है, सर्दियों में वाटर कैनन नहीं चलती है। सर्दियों में वाटर कैनन चलने का मतलब यह है प्रदर्शनकारियों को निमोनिया हो जाना। गर्मियों में वाटर कैनन चलने से प्रदर्शनकारियों को राहत मिलती है, उनको लगता है कि वे भीग गए, बड़ा अच्छा हुआ मुझे। इसी तरह जो बैरिकेड खड़े होकर जो आंदोलनकारी डांस किया जाता है बैरिकेड के ऊपर, उसमें भी पुलिस के साथ एक समझदारी होती है कि आप एक बैरिकेड लांग लेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, दूसरे बैरिकेड पे आप थोड़ी देर डांस कर लीजिए, 4-5 लोग, फिर चले जाइएगा। मतलब वो सब ये सब आपस में एक अलिखित अघोषित समझदारी के तहत होता है ताकि आंदोलन का एक नजारा भी बन जाए, टीवी पे बात भी हो जाए, वाटर कैनन चल रही है, लगता है वास्तव में कि बड़ा सरकार दमन कर रही है, वाटर कैनन में लोग भीग रहे हैं, गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, उससे बड़ा परिदृश्य बनता है। अच्छा, ये मानना कि सारे आंदोलनकारी सरकार से पुलिस से मिले हुए होते हैं, सारी मिली कुश्ती होती है, ऐसी बात नहीं है। ये लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र है। 60 के दशक में जिस तरह के आंदोलन होते हैं वो अब नहीं होते थे, वो अब नहीं होते हैं। 70 के दशक में वो अब नहीं होते हैं। हमें वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 60 और 70 के दशक के आंदोलन वापस लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। इसीलिए जो किसानों ने आंदोलन किया था दिल्ली घेरने वाला, वो अपने आप में एक असाधारण आंदोलन था। वो सरकार की ताकत को वास्तव में दी गई एक चुनौती थी जिसके सामने सरकार नाकाम हो गई। उस चुनौती का सरकार सामना नहीं कर पाई, और अब सरकार इसीलिए वो नजारा आने नहीं देती है, वो किसानों को घुसने नहीं देती है दिल्ली में। घुस गए दिल्ली में तो फिर से वही समस्या पैदा हो जाएगी। या तो आप उनके ऊपर लाठी गोली चलाओ, इससे सरकार पूरी तरह लोकप्रिय हो जाएगी, इवन सरकार का अंतिम दिन होगा अगर लाठी गोली चला देगी उसके ऊपर। तो ये इस रूप में हमें देखना चाहिए। ऐसा अभिजीत दीपके के नेतृत्व में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, अपनी तमाम खूब खामियों के बावजूद उस प्रदर्शन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है कि मुद्दतों बाद वो एक ऐसा प्रदर्शन था जो कह रहा है इस सरकार जवाबदेह नहीं है। बताइए किस प्रदर्शन ने आज तक ये बात कही है? किसी ने ये बात नहीं कही। वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और ऐसी सरकार जो कहती है कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते वो सरकार गैर जवाबदेह सरकार है। ये बात जो यूट्यूबर्स लोगों से पूछ रहे थे, वो लोग साधारण लोग कह रहे थे। जैसे एक ने यूट्यूबर ने पूछा, एक पत्रकार ने पूछा उनसे, आपको पता है उसकी स्पेलिंग, काकरोच की स्पेलिंग पता है? तो वो छात्र बोला, आप मुझसे काकरोच की स्पेलिंग पूछने आए हैं कि मेरा मुद्दा पूछने के लिए आए हैं? कई लोगों ने, कई नौजवानों ने कहा कि हम काकरोच जनता पार्टी में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी दिलचस्पी उस मुद्दे में है जो मुद्दा यहाँ पे उठाया गया, है। तो अभी हमें अपने आकलन को दोनों सिरों पे खुला रखना चाहिए। हमने और आनंद जी ने अपनी आपत्तियां दर्ज कर दी हैं, लेकिन अभी इस पूरे मसले के बारे में सब कुछ नहीं कहा गया है। आनंद सर, क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ, नाकाम हुआ, थोड़ा कम सफल हुआ, तो उसको थोड़ा नकारात्मक तरीके से लोग इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन का एक अनुभव है?
और उसके कारण से उसकी एक नकारात्मकता बनी है। एक तो बात इस पे मैं आपकी राय चाहूँगा और दूसरी ये कि जो विरोध प्रदर्शन मुख्य धारा की पार्टियाँ, विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस कर रही है, उससे बहुत स्पेस मीडिया में नहीं मिल रहा है। उसे हम किस तरीके से देखें? उसके क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, दोनों चीजें। पहले मैं एक चीज और कह दूं, अबे भाई, एक चीज को और देखना होगा एक दूसरे तरह से। ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी का इससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी बात है कि बीजेपी का इससे नुकसान नहीं हुआ। जो ज्यादा बड़ा नुकसान होने की उम्मीद थी, और बीजेपी उसको कंटेन करने में सफल रही। अब वो मिलजुल के हुआ कि वो रणनीति के तहत हुआ, क्योंकि ये आपका कहना है बिल्कुल वो है कि ये सबका था कि ये कोई गेज नहीं कर पा रहा था कि अगर उसको परमिशन नहीं दी गई तो वहां जो जनमानस होगा या वहां जो बच्चे होंगे कितने होंगे। वो 100 होंगे, 1000 होंगे, 1 लाख होंगे, 10,000 होंगे, ये गेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 2 करोड़ लोगों की अगर उसने आमद दर्ज कर दी थी, 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक 5-6 दिन के अंदर उसमें अगर अपने उसके साथ जोड़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं सरकार उसको गेज नहीं कर पा रही थी, ये तय है। और इसीलिए सरकार ये वाला रूट नहीं ले रही थी कि हम उनको करने नहीं देंगे। सरकार चाह रही थी कि थोड़ा रास्ता दो, देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। और ये भी बात है अबे भाई कि ये जो जो ये लोग हैं, देखिए, ये कोई किसी काडर के नहीं है। तो काडर में थोड़ा ये सब चीजें हो जाती हैं, कैसे बैठे रहो, धरना हो तो वो हो, फलाना हो। मुझे तो उम्मीद ये थी कि भाई इसी इसी प्रदर्शन में काडर का एक आदमी नहीं था, वो जो लाला रामदेव आया था, तो औरत के कपड़े पहन के भागा था, वो सलवार कुर्ता पहन के उसको भागना पड़ा था। काडर का कोई आदमी ये काम नहीं करता। अगर कोई काडर से ट्रेंड होके आता पॉलिटिशियन, तो वो, मैं ये मानता हूं कि वो भाग जाता। वो हो सकता है उनसे ज्यादा रफ्तार से वो खानदान के भाग जाता, लेकिन महिला के कपड़े पहन के वो ये काम नहीं करता। ये काम भारत में जब अंग्रेजों के समय जब गोली मार देने का भी ये था कि मार दिए जाएंगे, तब भी मेरी याद में किसी भी क्रांतिकारी ने महिला के कपड़े पहन के नहीं किया था या बुर्का पहन के नहीं किया था। वेश बदला था, अंग्रेज हो गए थे, कोई सिख हो गया था, कोई मजदूर हो गया था, कोई नाउ हो गया था, कोई मछुआरा हो गया था, लेकिन रामदेव जी अकेले अपने आदमी हैं जो महिलाओं के कपड़े भी ओरेज नहीं था उनको। अगली बार हो सकता है बुर्का, और उसके बाद उनका भूल गया। अब ये तो तय है कि रामदेव ने आंदोलन करने का वो भूल गया। अब मैं जरा आ जाता हूँ इस पे, जो देखिए 2 चीजें हो रही हैं। एक चीज बार बार ये हो रही है कि अन्ना आंदोलन और ये, अन्ना आंदोलन और ये भी समझना होगा। अन्ना आंदोलन आज की तारीख में ये बिल्कुल ठीक है कि वो आरएसएस का उसके पीछे हाथ था, उसमें विनोद राय का एक बड़ा रोल था, ये सारे चीजें मान रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि अन्ना आंदोलन तो केंद्र सरकार के अगेंस्ट था ना। तो अगर ये अन्ना आंदोलन द्वारा प्रेरित भी है, तभी केंद्र में आज की तारीख में बीजेपी सरकार बैठ रही है। तो अगर वो कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोई कैसे भी कर रहा है, ये थ्योरी को मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी इस तरह से एक आंदोलन खड़ा करेगी, फिर उस आंदोलन को वापस ले लेगी कि उससे वो सेफ्टी वैल्व की तरह हो जाए। ये कोई भी आंदोलन का इतना मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है कि आप इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे, यहां तक जाएंगे, यहां तक नहीं जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये संभव नहीं। दूसरी चीज जो मैं एक चीज कह रहा हूँ, और इसको बार बार मैं इंडिया गठबंधन की टीम से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात हुई है कि 6 के बजाय 8 तारीख को मीटिंग कर दी गई। ये भी तय बात है कि सोनम वांगचुक, जो जिनकी बहुत इज्जत है एज अ क्रिएटिव, एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर, बहुत है, लेकिन सोनम वांगचुक भी एक हद तक आके, वो देखिए वहां का भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स है अबे भाई। जम्मू कश्मीर से अलग होने की डिमांड लेह लद्दाख ने बहुत कस के की थी कि भाई हमें अलग होना, हमें अलग होना। जब ये अलग हुए तो जो 2 ही जिले थे, करगिल और लेह, तो उन 2 जिलों में, मतलब करगिल और लद्दाख, ये 2 जिलों के बीच में आपस में बहुत झगड़ा हो गया। लेकिन जब इसको कुछ नहीं मिला, ये स्टेटहुड से भी और इसकी दुर्दशा हो गई, तब दोनों लोग एक हो गए। अब करगिल भी इनके साथ है। लेकिन सोनम वांगचुक में उस तरह की, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, हम उन लोग जिस तरह का एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये समझना होगा। तो सोनम वांगचुक का जो प्रतिरोध होगा वो थोड़ा दूसरे तरह का होगा, जो पॉलिटिकल नहीं होगा। लेकिन मैं इंडिया गठबंधन से इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एक इंटरेस्टिंग हो रहा है कि डीएमके की तरफ से ये साफ कहा गया है कि हम लोग इस मीटिंग में अपने को मान रहे हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इस मीटिंग में
पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि जिस जिस उनका अपना वो है कि कैसे चेन्नई में कांग्रेस ने बिना उनसे पूछे वो जाके टीवी के साथ चली गई। दूसरी तरफ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, जिसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ, वो एमए बेबी जो जनरल सेक्रेटरी है, उनका जो लेटर खड़गे जी को लिखा गया है। और लेटर लिखा ही नहीं गया भाई, एक लेटर एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने एक प्रेसिडेंट को लिखा, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी लिख सकता है, अपनी वो दर्ज करा सकता है, लेकिन वो सर्कुलेट हुआ और सारे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को वो लेटर भेजा गया है। अब उनका उसमें जो जो कहा गया है वो मतलब उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। उसमें कहा यह गया है कि साहब, आप जब केरल में कैंपेन कर रहे थे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ये कहा कि ये जो सीपीएम है या जो विजयन साहब हैं, ये हैंड इन ग्लव्स विद बीजेपी और मोदी जी हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए था। अब ये मुझे मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है कि किसको क्या कहना चाहिए, किसको क्या नहीं कहना चाहिए। लार्जर उसमें अगर कहीं पे भी कोई इलेक्शन हो रहा है जहां पे आप आमने सामने हैं, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन को भी समझना होगा कि बीजेपी एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही है भाई। बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है एक उसको कौन सा एक पालतू विपक्ष की बात, वो पालतू विपक्ष में इसलिए बोल रहा हूँ जो बंगाल में होने जा रहा है, हो गया। बीजेपी रूलिंग पार्टी और एक पालतू विपक्ष उसका कि खड़े हो जाओ, बैठो, भौंको, लेकिन काटना तुम्हें मना है, तुम्हारे दांत निकाल लिए गए हैं, काट नहीं सकते हो तुम किसी को। इस तरह का एक पालतू विपक्ष। तो बीजेपी शायद हर जगह इस तरह का यही धीरे धीरे अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में हो गया है। शरद पवार का जो विपक्ष है एनसीपी का, वो तो पालतू पूरी तरह से बीजेपी का हो गया है। अच्छा, वो सबसे ज्यादा सयाने हैं, मतलब जब मेरे घर का है तो कोई ना करे, जब मेरे घर का है तो मैं शादी भी उधर करूंगा, मेरे घर का है तो मैं ये भी करूंगा, मैं अडानी से भी मिलूंगा, अडानी मुझे भी आके मिलेंगे, लेकिन फिर मैं विपक्ष का भी सबसे बड़ा नेता रहूंगा। मेरा कहना यह है कि ये थोड़ा इंडिया गठबंधन के कम्युनिस्ट और कांग्रेस, ये दो पार्टियों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी पार्टी के अपने अपने स्वार्थ हैं, लेकिन थोड़ा विचारधारा पे दोनों पार्टी है। इनको एक लॉन्ग टर्म एक चीज समझनी होगी, आपस की लड़ाई में क्या आप विपक्ष का वो स्पेस बीजेपी के किसी पालतू दल को दे रहे हैं या बीजेपी के एक पालतू विपक्ष को दे रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज की तारीख में यही दोनों दल के लोग आपस में मिल बैठ के बात कर सकते हैं। बंगाल में तो अब मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये स्थिति कहीं कमोबेश अगर आने लगी तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, जो मुझे लग रहा है। अभय सर, ये जो आनंद सर जो बात कर रहे हैं वहीं से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हो रही है, ठीक है, एक राजनीतिक घटनाक्रम में विपक्षी दल मिल रहे हैं, पर क्या इससे कुछ हासिल होने की संभावना है? क्योंकि आसपास कोई चुनाव नहीं है, हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होता है इनमें बिखराव ही हो जाता है, तो आखिर ये क्या हासिल कर लेंगे? आप इससे किस तरह की उम्मीदें देखिए, इस बैठक से तो कोई तुरंत कोई बड़ी चीज हासिल होगी ऐसा नहीं है, कोई ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर रहा है। इस बैठक में तो जैसे कहते हैं कि जब आप किसी कोई सितार लेके बैठे हुए हैं, तो वाद्य यंत्र लेके बैठे हुए हैं और आपको आलाप लेना है, तो उससे पहले आप जो उसका रावण हत्था होता है उसकी खूंटियों को खोलते और कसते हैं, या तबला बजाने से पहले आप हथौड़ी लेके उसकी गांठों, उसको तबले को टाइट करते हैं, वो सब दुरुस्त करते हैं। मुझे तो लगता है कि मुद्दतों बाद विपक्षी नेता अपनी अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि जो भी वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति का मुआयना करेंगे, अपना अपना विश्लेषण एक दूसरे को बताएंगे, अपने अपने दुखड़े भी एक दूसरे को बताएंगे। ये सब भी होगा और उसके बाद फिर एक हो सकता है कि वो एक संयुक्त वक्तव्य जारी करें जिसके अंदर मौजूदा सरकार की इन सब की बहुत आलोचना होगी। अगर ये काम भी वो सफलतापूर्वक, संयुक्त वक्तव्य जारी करने का काम भी सफलतापूर्वक कर पाए, तो मैं मानूंगा कि उनकी मीटिंग की एक उपयोगिता है। और उस मीटिंग में ये भी तय कर सकते हैं कि अगली मीटिंग हम कब करेंगे, यानी कि एक सिलसिले की शुरुआत हो सकती है। एक सिलसिला जो कि ठप पड़ा हुआ था, एक सिलसिला जो कि शुरू होने का नाम नहीं ले रहा था दोबारा, उसकी दोबारा शुरुआत हो सकती है। और सब लोग जानते हैं कि 2026 चल रहा है और जैसे ही 2027 गुजरा, यानी पंजाब के और उत्तर प्रदेश वगैरह के चुनाव हुए, उसके बाद 2028 जो होगा वो एक तरह से लोकसभा चुनाव की धुंधुमी बच जाएगी और 2027 खत्म होते होते
तकरीबन तमाम विधानसभाओं के चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अब जो विधानसभाओं के चुनावों का साइकिल शुरू होने वाला है, उसमें मुख्य भूमिका भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की ही होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में होगी, लेकिन बाकी सभी जगह आप देखिए, आप गुजरात देखिए, पंजाब में भी कांग्रेस मुख्य राजनीतिक ताकत है, गुजरात में भी मुख्य राजनीतिक ताकत है, सभी जगह मतलब कांग्रेस की उसमें भूमिका होगी। फिर तो वो चुनाव जो लोकसभा चुनाव के 5-6 महीने पहले होते हैं, वही चुनाव केवल रह जाएंगे। बाकी तो इस वक्त कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय राजनीति में पहलकदमी लेना बहुत जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा उसके लिए अनुकूल मौका है, जबकि क्षेत्रीय शक्तियां जो उसको कांग्रेस को गुंजाइश देने को तैयार नहीं थी, अब खुद कांग्रेस से गुंजाइश मांग रही हैं। इसलिए इस मौके का लाभ उठाकर उसमें बैठक बुलानी चाहिए थी। ममता बनर्जी का जो आग्रह था वो सही मौके पर आया, कांग्रेस ने उसका तुरंत सदुपयोग भी किया। ये तो सब होता ही रहेगा कि भाई आपने राज्यसभा की सीट में अपना आदमी को खड़ा कर दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चे की नाराजगी है, या सीपीएम की नाराजगी है, आपने विजयन साहब के खिलाफ कुछ कह दिया। लेकिन ये भी तो एक तथ्य है कि जब विजयन साहब किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उनको सबसे आगे बैठाया जाता है। खुद राहुल गांधी कहते हैं और सोनिया गांधी कहते हैं उनको सबसे आगे बैठाओ। ये भी तो सब बातें हैं, चुनाव की मुहिम में सब बातें कहीं जाती हैं एक दूसरे से। खुद भाजपा भी इन बातों का बुरा नहीं मानती। नरेंद्र मोदी को चुनाव के जिन लोगों नेताओं ने कैसी कैसी गालियां दी हैं, उन सबके साथ नरेंद्र मोदी ने समझौते किए कि नहीं किए, तो वो इनके साथ भी होगा। मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी नेता लोग आ जाएं, जो पार्टियों के प्रतिनिधि आ जाएं, वो सब ठीक से विचार विमर्श करें, अपने विचारों से एक दूसरे से वाकिफ कराएं और उसके बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी करें। इतना कर दिया, मैं समझता हूं मीटिंग कामयाब रहेगी। आनंद सर, एक आखिर में आपसे एक टिप्पणी में चाहूंगा। पिछले हफ्ते इस पर काफी चर्चा हुई कि राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया था अपने कांग्रेस की पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में कि नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और अंदर से धड़ाधड़ उनके पास सूचनाएं आ रही हैं, यहाँ तक कि ज्ञानेश कुमार भी उनको कुछ खबरें भेज रहे हैं और परेशान हैं। तो इन सब चीजों को किस रूप में हम देखें? क्या हम ये कहें कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं, कुछ तथ्य भी आपको लगता है किसमें है? नहीं, देखिए, ये मैं 2 चीजें डॉक्टर कमल व्यक्तिगत अनुभव से बता दूं, और मैं ये इसलिए बता दूं कि ये अब उसमें से एक सज्जन तो नहीं है। मैं समता पार्टी का एक में कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व था, और समता पार्टी का जब चुनाव के चिन्ह को लेके और वो सब लेके मुकदमे चल रहे थे चुनाव के, मतलब इलेक्शन कमीशन के यहाँ, तो उसको प्रिसाइड करते थे शेषन साहब, और हमारे राजीव धवन साहब उसके हमारे वकील हुआ करते थे। उस समय जब चुनाव हुआ, अगर आप 1995 की बात करें, तो बिहार का चुनाव कई बार पोस्टपोन होकर उसको लंबे समय तक खींचा गया था। और मैं अब नाम भी ले लूं, हमारे वहां पे उस समय वो चुनाव आयोग में वो डिप्टी, मतलब नंबर 3 नंबर 4 पे बग्गा साहब हुआ करते थे, सरदार जी। बग्गा साहब कांस्टेंट आपको एक चीज बताते रहते थे। अब समता पार्टी जैसी छोटी पार्टी जिसकी अभी वजूद भी नहीं हुआ था, मतलब 21-22 उसके एमपीज थे पुराने उसके, लेकिन अदरवाइज तो नई पार्टी थी। तो आज की तारीख में ये तय बात है कि हम और अभय जी भी अगर यहाँ बैठे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग जो बाहर से दिखता है कि ये उस पूरी व्यवस्था का पार्ट है, वो आपसे जब निजी बातचीत में बहुत सी बातें कहते हैं। हम भी वहां से बहुत सी चीजें समझते हैं, जानते हैं। सार्वजनिक उसमें अगर कोई मिलता है तो उसका इंटरेस्ट होता है कि वो आपको भी कुछ अवगत कराए। आज की तारीख में हम कोई प्रिंट वाली पत्रकारिता में नहीं है कि हमें कोई इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी करनी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में चूंकि वो लोग वहां हैं, वो लोग आके बताते हैं इस तरह की बातें। मैं अपना अनुभव बता दूं कि अब पिछले 1 साल से, और खास करके 2024 के बाद ये ज्यादा हुआ है, 1 साल से, आप अगर किसी दफ्तर में कहीं जाए, कोई दोस्त मित्र हो, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, आप बीजेपी के से बहुत सी चीजों कर रहे हैं, मोदी जी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी पब्लिक पोजीशन सबको पता है, सरकारी अधिकारी की नहीं पता। मुझे देख के ताज्जुब होता है जब मैं कभी ऐसी जगह जाता हूं और वो सरकारी अधिकारी 4-5 अपने दोस्तों, मतलब अपने कलीग के साथ बैठा है, दोस्त मतलब वैसे नहीं, सरकारी अफसर, और वो कई चीजों को लेके बहुत हुए हैं। जैसे नीट वाले पे वो सब एक स्वर में थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, और बिल्कुल, और वो कोई इसको छुप के नहीं कर रहे हैं। जैसे उनका जो चाय लेने आता है या उनका कोई बीच में क्लर्क आ रहा है, उसके सामने भी चर्चा चल रही है, कोई ये छुप के नहीं हो रही कि कोने में बैठ रही है। ये बहुत सार्वजनिक है, और ये एक बहुत चेंज हुआ है।
तो राहुल गांधी जहां बैठे हैं, ये तय बात है कि उनके पास इस तरह की सूचनाएं ज्यादा आती होंगी। मैंने भी जब जब मैं पेपर चलाता था, तो जो जो मेरी अच्छी स्टोरीज होती थी, वो उसी आदमी का सबसे खास जो नंबर 2 होता था वही लाके देता था। एमडी साहब के अगेंस्ट जो स्टोरी होती थी, वो उसका डिप्टी एमडी या जीएम लाके देता था कि ये कागज लीजिए, ये तथ्य लीजिए, ये इतना बेईमान आदमी। जो मंत्री होता था, कैबिनेट मंत्री का जो स्टेट मिनिस्टर होता था, वही धीरे से भिजवा देता था कि कागज है, जरा मंत्री जी को टाइट करिए। ये होता है। तो राहुल गांधी के पास अगर आज ये सूचना आ रही है, तो उनके पास ज्यादा सूचना आ रही है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि दो चीजें हैं। राहुल गांधी बड़बोले नहीं है, ये तय है। राहुल गांधी ने कभी भी बड़बोलापन नहीं किया है। राहुल गांधी का अभी तक का जो है, जितने भी उन्होंने एनालिसिस की है, एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं कि कोविड के समय की, नोटबंदी के समय की, जीडीपी के को लेके की, किसी चीज को भी लेके जो उन्होंने की, वो बिल्कुल अक्षरशः उसी तरह से हुआ। अडानी को लेके की जो भी, वो बिल्कुल बुल्सआई है। आज भी वो फिर से कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने जा रही है, बुरी हालत आने जा रही है। हम और अभय जी कल बात कर रहे थे, हम लोग बहुत सी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में हम जो पर्यावरण है उसकी नहीं बात कर रहे हैं। बाकी छोड़ दी जो इंटरनेशनल है। जो निकोबार वाला मामला है, वो शायद आज मेरे हिसाब से नीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1.5 करोड़ पेड़ काट दे रहे हैं, 4.5 लाख करोड़ रुपया अडानी जी पी जा रहे हैं, मतलब उसकी डकार भी नहीं ले रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर, तो नरेंद्र मोदी की भी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी की दिक्कत नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी आज कुछ क्या नहीं करना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर, और मुझे ये सूचना मिल रही है, तो वो डिस्टेबलाइज करने की भी टैक्टिस है। डिस्टेबलाइज तो होंगे ही। आज लोग ज्यादा एक दूसरे के ऊपर शक करने लगेंगे। जैसे ये होता है ना कि ये जाके वहां बताता है, उल्टा भी हो सकता है। और मैं एक बात ऐड कर दूं, अबे भाई, ये जो साज और का रियाज जो होता है ना, अगर बढ़िया साज को सुर में आप पहले ले आइए, तो जिस समय बजाना होता है उस समय वो बेसुरा नहीं होगा। होता क्या है कि यहाँ आप सुर कसने लगते हैं जब आपका मुख्य जब चुनाव आता है, तो अरे पहले से जरा रियाज करके रखोगे तो उस समय भी बढ़िया बजेगा। तो इसलिए इस तरह की मीटिंग लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि 1-2 साल बाद एक मीटिंग, हर महीने करिए मीटिंग आप। और काम ही क्या है आपका? मीटिंग करिए, लोगों को बताइए कि ये एजेंडा है, ये हमारी दिक्कत थी, हमने, क्योंकि प्रणब झा वाले उसमें जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार प्रणब झा के उसको शिबू सोरेन ने कहा था कि हाँ बिल्कुल इनको होना चाहिए। इट वॉज शिबू सोरेन हु इनिशिएटेड दिस। अब आज ये हो रहा है नहीं, जेएमएम बिल्कुल नाराज है। जेएमएम नाराज होती तो दूसरा आदमी खड़ा कर देती। तो ये मिली जुली कुश्तियां भी कई जगह हो सकती है। तो क्या ठीक है, वो अच्छा है अगर इस तरह का हो जाए। और मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें स्ट्रैटेजिकली जरूरी हैं। कांग्रेस अगर का नंबर ज्यादा होता है राज्यसभा में, तो ये सबको ताकत देता है। टीवीके का एक अगर आ भी जाता है एमपी, तो उससे होता क्या? डॉक्टर कमल, बहुत सारे और मुद्दे हैं जिस पर मुझे लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन शायद समय आज का समाप्त हो रहा है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो और मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों का जिस तरीके से विघटन हो रहा है, टीएमसी और अन्य दल, उसके बारे में। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।